नमस्कार दोस्तों, ये गति के नियम का 5वें अध्याय का चौथा एपिसोड है। हम पिछले एपिसोड में गति के तीसरे नियम के पास थे, दूसरे नियम को कर चुके थे। आज हमें तीसरा नियम आगे बढ़ाना है। ध्यान दीजिए कि गति का पहला नियम बल की गुणात्मक तौर पर व्याख्या करता है, दूसरा नियम गति की मात्रात्मक तौर पर व्याख्या करता है। इससे पहले कि हम तीसरे विनियम की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो पिछली बार हम वेक्टर नोटेशन की सदिश नोटेशन की बात कर रहे थे, उसमें कुछ खास बातें ध्यान रखने की हैं। वो ये है कि इसमें जो टोटल फोर्स की बात करते हैं हम F = ma, ये फोर्स सिर्फ बाह्य वस्तुओं द्वारा लगा हुआ बल है, बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। इस पर हम बात कर चुके हैं कि इंटरनल फोर्स का जो द्रव्यमान केंद्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वस्तु का। जैसे मैंने बम का एक एग्जांपल दिया था, अगर बम फटता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र जो सारे फटे हुए कणों का है वो नियत स्थान पर बना रहता है यदि बम स्टेशनरी था तो, अर्थात द्रव्यमान केंद्र का मोशन नहीं होता है, मोशन सिर्फ बाह्य बलों के कारण ही होता है। और जब हम त्वरण की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वो उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ मास अंग्रेजी में कहते हैं, कि त्वरण का मान है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सेंटर ऑफ, ये एक वस्तु, एक पिंड भी हो सकता है और कई सारी वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। जैसे कि बस में बैठे हुए कई सारे यात्री, तो बस का जो पूरी बस का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसी का त्वरण संज्ञान में लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अर्थात इस सब बातों का क्या तात्पर्य है, वो यह है कि बल, किसी भी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो उसी बिंदु पर, उसी समय पर जो बल लग रहा है उसी से तात्पर्य होगा, ना कि उससे पहले कितने बल लग चुके हैं। त्वरण की संज्ञा के लिए, त्वरण की गणना के लिए आपको उसी समय पर, जिस क्षण पर आप त्वरण गिन रहे हैं उसी क्षण पर वस्तु पर कितना बल है उसी को संज्ञान में लेना होगा, ना कि उस पर पहले जितना बल लगा था। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आप पहले बल लगा रहे हैं और फिर बाद में आपने बल लगाना बंद कर दिया, तो त्वरण उसका तुरंत ही शून्य हो जाएगा। अर्थात एक बार पुनः कि उसके इतिहास का जो वर्णन है वो वहाँ पर बिल्कुल भी आगे लागू नहीं होगा। त्वरण की स्थिति उसी क्षण से करेंगे जिस क्षण पर कि बल लग रहा है। वेग और चाल की ऐसा नहीं होगा, वेग पहले से चला आ रहा है तो उसकी गणना आपको, इतिहास उसको गवर्न करेगा। अब हम आवेग की बात, मैं हिट की बात कर रहा था, मैंने आपसे शुरू में कहा था पिछले एपिसोड के कि हम आवेग की बात करेंगे, किसी झटके की बात करेंगे। अधिकतर बल जो हमारी प्रक्रिया में आते हैं वो आवेग की शक्ल में आते हैं या एक झटके की, एक हिट की शक्ल में लगते हैं। चाहे वो क्रिकेट का गेम खेलते हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, या जो भी इस तरीके की संक्रियाएँ हों, अक्सर उसमें आवेग होता है, एक हिट होता है। तो उसका डेल्टा टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपने कई दफ़ा, आपको मैंने जो पिछले एपिसोड में एग्जाम्पल्स बताए थे, चाहे वो क्रिकेट की गेंद का हो या दूसरे एग्जाम्पल्स हो, उसमें डेल्टा टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई बल कितने समय के लिए कार्यरत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत प्रमुख है तथा। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, एफ फोर्स डेल्टा टी समय के लिए लग रहा है, फोर्स, कोई बल डेल्टा टी समय के लिए लग रहा है। अब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, आप इसकी गणना नहीं कर पाते हैं। आज के समय में तो सेंसर्स हैं, इन सेंसर्स की मदद से आप डेल्टा टी की गणना, मात्रात्मक गणना कर पाते हैं। लेकिन आमतौर पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस डेल्टा टी की, जो कि एक मिली सेकेंड के ऑर्डर का होता है या कई दफ़ा एक मिली सेकेंड से भी छोटा होता है। मिली सेकेंड समझते हैं ना, 1 सेकेंड का लगभग 1000वां हिस्सा, इतने कम समय के लिए बल लगते हैं। तो इतने कम समय के संपर्क बल जो होते हैं लगभग इतने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से या 1 मिली सेकंड के बराबर के होते हैं। इसकी गणना या इसको माप पाना इतना आसान कार्य नहीं होता, बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उस बल की वजह से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, उस वेग में परिवर्तन को आप माप सकते हैं। अतः आपने इक्वेशन देखी है, F = dp by
dt या m dv बाई dt। इससे क्या तात्पर्य निकला, f dt इज इक्वल टू m dv। इसको आप अभी एक और लिख सकते हैं, अगर ये फाइनाइट समय है, बहुत छोटे समय नहीं है, 1/10 सेकेंड है, 1/20 सेकेंड है, ये थोड़ा बड़ा समय है, तब आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्रो साइंस यूज़ कर सकते हैं, मैक्रो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो राशि है, फोर्स एक छोटे समय के लिए, ये इंपॉर्टेंट है राशि। इस राशि को आप क्या कहते हैं, आवेग या इम्पल्स। कितना इम्पल्स लगा, कितना आवेग लगा, इस राशि से, ये फिजिक्स में, भौतिकी में ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम डेल्टा, अब इसको आप माप सकते हैं क्योंकि मास आपको मालूम है, द्रव्यमान मालूम है, संहति मालूम है। अब वेग में कितना परिवर्तन हुआ उस बल डेल्टा टी पर जो समय लगा था, डेल्टा टी समय के लिए जो समय लगा था, उसमें कितना वेग परिवर्तन हुआ, इसको आप आसानी से माप सकते हैं। अब आप इसका मतलब इस तरीके से आप इस आवेग की गणना कर सकते हैं। हाँ, अब इसके पश्चात ध्यान रखिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जो आपके डेली लाइफ एक्सपीरियंस या जो प्रैक्टिकल यूज़ के एक्सपीरियंसेस हैं, प्रायोगिक इसके एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बल कितने समय के लिए लगा, मतलब आवेग कितना रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए आवेग का जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि खाली बल का। अब हम तृतीय नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस अध्याय का लगभग आखिर की तरफ हम आ रहे हैं, हम अपने डिस्कशन के। और उसमें आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं याद दिला दूं। पहला नियम बल की गुणात्मक व्याख्या, दूसरा नियम बल की मात्रात्मक व्याख्या। अब तीसरा नियम किसका है, अब ये तीसरा नियम किस लिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि बल आया कहाँ से, बल का स्रोत क्या है। अगर हम इस बल का स्रोत जानने का प्रयास करें तब हमें इस तीसरे नियम को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा नियम लगाना जरूरत पड़ती है। अब ये बाह्य बल का स्रोत क्या है, अब आप थोड़ा सा, एक पुराना उदाहरण है हमारा, उसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आपने एक स्प्रिंग को खींचा, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा। अब आपने जब स्प्रिंग को खींचा तो उस पर एक बल लगाया, F इजिकल टू kx, आप जानते हैं। अब आपने यहाँ पर छोड़ा, मान लीजिए पुल करने के बाद छोड़ा, या आप जब बल लगा रहे हैं, अपनी हथेली से लगा रहे हैं, इस तरह से बल को, किसी कमानी को खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो आप तो एक बल लगा रहे हैं स्प्रिंग पर खींचने के लिए, लेकिन साथ साथ आपने महसूस किया होगा कि आपकी हथेली पर भी एक बल लगता है, जो कि आपको स्प्रिंग से लगता है बल। तो यहाँ पर दो बल है, एक बल जो आपने लगाया स्प्रिंग पर, मान लीजिए उस बल को हम कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑन स्प्रिंग, FSH। ये एक परिपाटी है, इस परिपाटी से हम इन बलों को लिखते हैं FSH या F12। अगर मैं F12 लिखूं, इसका मतलब यह है किसी पिंड 2 से पिंड 1 पर लगने वाला बल, या F21 पिंड 1 से पिंड 2 पर लगने वाला बल। ये एक भौतिकी बहुत परिचित परिपाटी है, इस परिपाटी का ध्यान रखिएगा। FSH का तात्पर्य हाथ से स्प्रिंग पर लगने वाला बल। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने खींची हुई है इस कमानी को और बिल्कुल आप साम्य अवस्था में हैं, अब आपके पास एक बल तो आपने लगाया हुआ है और दूसरा बल है कि आपकी हथेली पर लग रहा है, जिससे कि आपको लग रहा है कि कुछ आपके हाथ पर प्रेशर है, साम्य अवस्था में है, इक्विवेलेंस में है आप। अब दूसरा बल जो स्प्रिंग से आपके बल के हाथ पर लग रहा है, वो बल है FHS, मान लीजिए, मतलब स्प्रिंग द्वारा हाथ पर लगने वाला बल FHS। और आप जानते हैं क्योंकि बल ये बिल्कुल गतिमान में नहीं है, बिल्कुल स्प्रिंग आपकी स्टेशनरी है, बिल्कुल साम्यावस्था में है, तो दोनों बल एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, FSH इज इक्वल टू माइनस FHS, बराबर है मात्रा में, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत है। यही तो वेक्टर नोटेशन है ना, माइनस का और प्लस का अर्थ। तो अर्थात एक बल को हम क्रिया कहते हैं और एक बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। पहले हमने स्प्रिंग को खींचा था तो उसको हम क्रिया कह रहे हैं, फिर बाद में स्प्रिंग ने हमारे ऊपर हाथ लगाया उसी के फलस्वरूप, तो उसको हम प्रतिक्रिया कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आगाह कर दूं
कि विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में और विभिन्न विभिन्न ऑथर्स इस पॉइंट को विभिन्न विभिन्न रूप से लिखते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया को। बहुत सारी किताबों में आप पाएंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया को अलग अलग करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ दो बल हैं, ठीक है, लेकिन ये जब भी है जबकि दोनों बल संपर्क में, दोनों वस्तुओं संपर्क में है। यहाँ पर संपर्क में है, आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने आप पर फोर्स लगाया, वो साइमल्टेनियस हैं, एक साथ हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं होती। मैं आपको अभी कुछ उदाहरण बताऊंगा। तो आपको एक परिपाटी पकड़नी है, तो देखिए जो न्यूटन, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन ने लिखा, और जितनी कंट्रोवर्सीज इस न्यूटन के तीसरे नियम पर हुई हैं उतनी किसी और नियम पर कभी नहीं हुई हैं, कभी नहीं हुई हैं इतनी कंट्रोवर्सीज। ये आप ध्यान रखिए। ये एक बहुत ही रोचक इतिहास है, विज्ञान के डेवलपमेंट का, विज्ञान के विकास का बहुत ही रोचक इतिहास है, और इस पर घंटों हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया के बल हमेशा संपर्क में रखी हुई वस्तुओं पर ही नहीं लगते हैं, बल्कि दो वस्तुएं जो बिल्कुल बहुत दूर हों उन पर भी आपस में लगते हैं। दो वस्तुएं जो बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं, उन पर भी आपस में बल लगते हैं, चाहे आपको फिजिकली नज़र आ रहा हो कि नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, सूर्य से आप किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, सूर्य तो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारे पास तक आ रही हैं। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के हमारे पास आने के साथ साथ उन किरणों के द्वारा हम पर एक बल लगता है जिसको कि रेडिएशन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। आप आगे आने वाली कक्षाओं में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा से इस बारे में कक्षा 12 के आखिरी ओर जब मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर इसका जिक्र आएगा। एक रेडिएशन रिएक्शन फोर्स लगता है, उस फोर्स के बदले में हमारा शरीर उसके ऊपर दोबारा से फोर्स लगाता है, दोबारा से। तो अब सूर्य से एक फोर्स आया है, किरणें आई हैं, अब इसी फोर्स को दोबारा तक सूर्य तक पहुंचने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो दोनों साइमल्टेनियस नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बल संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के ही हो। हाँ, अगर आप बलों को संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के बीच में कर रहे हैं तो क्रिया कौन सा बल है और प्रतिक्रिया कौन सा बल है, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी भी बल को आप क्रिया कह सकते हैं और किसी भी बल को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। लेकिन अगर संपर्क में नहीं रखी हुई वस्तुओं के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बल पहले लगा होगा, फिर उसके बाद दूसरा बल लगने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको मैं संदर्भ दूंगा कि न्यूटन, एक किताब है न्यूटन टू आइंस्टाइन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की, उस किताब को आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इस बारे में बहुत इतिहास मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारी किताबें मिलेंगी, वाइनबर्ग की किताब है, दूसरे ऑथर्स की किताब है, हमारी पाठ्य पुस्तक में उनकी किताबों के पीछे रेफरेंस लिखे हुए हैं। आप उन किताबों को ज़रा देखेंगे तब आपको इस चर्चा के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा, पढ़िएगा ज़रूर। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस सारी क्रिया का, इस सारी बात का, कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही गति का तीसरा नियम, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। बल कभी भी अकेला नहीं, इसका अर्थ क्या है, बल अकेला कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है, तथा यह हमेशा युगल में पाए जाते हैं। दो बल होते हैं एक साथ, कभी कोई बल अकेला नहीं होता है। अगर एक बल होगा तो उसकी घट से प्रतिक्रिया दूसरे बल लगेगा उसकी प्रतिक्रिया में। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बल हैं ये एक दूसरे को नगण्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल अलग अलग वस्तुओं पर लगे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी पुस्तक किसी किताब पर टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। अब पुस्तक का जो भार है, जो वेट है, वो टेबल की सतह पर एक बल लगा रहा है जो कि उसके भार के बराबर है mg, है ना, मास उसका द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये तो हुआ एक बल। अब दूसरा बल कौन सा लग रहा है, जो टेबल पुस्तक पर ऊपर की ओर अभिलंब बल की ओर लगा रही है। इसे रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। इसमें दो बल हैं, पहला बल जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक पर लगा रही है, जो कि पुस्तक टेबल पर लगा रही है मेज की सतह पर। दूसरा, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा बल कौन सा आया, जो मेज पाठ्य पुस्तक पर लगा रही है। तो ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, एक वस्तु पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बल कब कैंसिल आउट करेंगे, जबकि एक ही वस्तु पर लग रहे हो। ये चूंकि बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं।
तो नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो कि परिमाण में बराबर है मगर दिशा में विपरीत है, और दोनों वस्तुएं अलग अलग, दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर थर्ड लॉ समझने में या तृतीय नियम समझने में बच्चे गलती इस बिंदु पर कर जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा संपर्क बलों के बीच, संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के बीच में ही नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो कि दूर दूर वस्तुएं हैं उसके बीच में भी होता है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, एक जान पहचाना, एक मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का आपको उदाहरण दिया, लेकिन अब आपको मैं एक जाना पहचाना उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि किसी ऊंची बिल्डिंग से या पेड़ से कोई फल गिर रहा है नीचे ज़मीन की तरफ। क्यों गिरा वो? गुरुत्वीय बल की तरफ। गुरुत्वीय बल के कारण आप जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी ने उसे गुरुत्वीय बल की तरह खींचा। साथ ही साथ एक दूसरा बल भी कार्य करता है। वो कौन सा बल है? जो कि फल द्वारा पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का। देखिए, पृथ्वी फल को अपनी ओर खींच रही है, साथ ही साथ फल भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर। अब आप कहेंगे कि साहब वो तो फल पृथ्वी को ऊपर आता हुआ तो हम महसूस नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि पृथ्वी का द्रव्यमान रफली 10⁻31 किलोग्राम है, जो कि रफली, और फल का द्रव्यमान ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोग्राम होगा। रफली 10⁻31 के टाइम्स मोर है, खरबों 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 गुना। तो जो मोशन पृथ्वी में होगा वो इतना नगण्य होगा, इतना कम होगा कि आपको और हमको नजर ही नहीं आएगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया में हमेशा बल है, परंतु दोनों अलग अलग वस्तुओं पर हैं। ओके, लेकिन इस उदाहरण में आप देखिए, फल गिर रहा था, पृथ्वी ने उसको खींचा फल को, यह है क्रिया। अब फल पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, वो है उसकी प्रतिक्रिया। दोनों संपर्क में रखी हुई वस्तुएं नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वैज्ञानिक इस बात, न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या अलग अलग तरह से करते हैं। दोनों व्याख्याएं सही हैं, लेकिन जो लोग जो व्याख्या इस तरह से करते हैं कि कोई क्रिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि दो बल हैं, वहाँ पर वो उन वस्तुओं के बीच में बल देखते हैं जो कि संपर्क में रखी हुई हैं। जो वस्तुएं संपर्क में नहीं हैं वहाँ आपको क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब पहले एक बल लगा फिर दूसरा बल लगा, इस चर्चा को बीच में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। वेल, अब इसको और आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण आपके लिए बहुत जाने पहचाने, बहुत जल्दी से आगे क्लिक करूँगा, क्योंकि आपने एक गन है, गन से आपने बुलेट छोड़ा तो आगे की तरफ एक फोर्स लगा, बल, जिसे क्रिया कहते हैं, उसके बीच में प्रतिक्रिया एक बुलेट के ऊपर, जिसकी वजह से कि अगर आप कंधे पर रख करके बुलेट को चला रहे हैं या हाथ में रखकर चला रहे हैं तो आपको एक प्रतिक्रिया के रूप में एक दूसरा बल पीछे की ओर झटका लगता है, वो एक प्रतिक्रिया का बल है। अब ये द्वितीय तथा तृतीय नियम जो हैं दोनों, इन नियमों का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही मूलभूत, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही मूलभूत नियम है संवेग संरक्षण का नियम, उसके प्रतिपादित हैं। और ये अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी आइसोलेटेड, वियुक्त विकाय, मतलब जो कि आइसोलेटेड, अलग से रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई बाहर से और कुछ कार्य नहीं कर रहा है, निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कुल, जैसे मैं और ये बोर्ड है यहाँ पर, अगर हम दोनों बोर्ड यहाँ पर कुछ रिएक्शन भी कर रहे हो, कुछ क्रिया भी कर रहे, अन्योन्य क्रिया भी कर रहे हो, तो हम दोनों का, मेरा और मेरे बोर्ड का, दोनों का कुल संवेग हमेशा बराबर रहेगा, समान रहेगा, वो नहीं बदल सकता, वो नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। कैसे, जरा सोचें। मान लीजिए दो पिंड हैं, एक पिंड है ए और एक पिंड है बी। ए पिंड का संवेग है पी ए, देखिए ये वेक्टर राशियां हैं पी ए और पी बी, और पिंड बी का संवेग है पी बी। अब दोनों टकराते हैं, ये दोनों पिंड टकरा रहे हैं, ये दोनों पिंड टकरा रहे हैं, ए बी, पी ए पी बी, ये दोनों टकरा रहे हैं डेल्टा टी समय तक के लिए,
और फिर उसके बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों बल अलग, दोनों वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं। तो आपने देखा था आवेग वाली इक्वेशन यहाँ पर थी, आपको याद है कि F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों के बाद में, इस कोलिजन के बाद में, इस टक्कर के बाद में ए वस्तु का संवेग पी ए डैश हो जाता है और बी वस्तु का संवेग पी ए हो जाता है। एफ ए बी क्या है? वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर लगने वाला बल। दोनों बल डेल्टा टी समय तक संपर्क में रहते हैं, दोनों पिंड। अब इसी तरह से दूसरा बल जो न्यूटन का तीसरा नियम है गति का, उसके द्वारा अगर आप इसी की गणना करें तो एफ बी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी, है ना। अभी तक दूसरा नियम है, तीसरा नियम मैंने अभी नहीं लगाया, अब लगाऊंगा तीसरा नियम इसके बाद में। यहाँ पर पी बी डैश क्या है? टक्कर के बाद बी वस्तु का संवेग। पी बी क्या है? टक्कर से पहले बी वस्तु का संवेग। और संवेग आप जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत दिशा। अगर आप इसकी सिंपल अलजेब्रा करेंगे तो आप पाएंगे पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी, अर्थात पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये पी ए प्लस पी बी क्या है? पूरे निकाय का, दोनों पिंडों के निकाय अगर है, इन दोनों पिंडों का प्रारंभिक संवेग, टक्कर से पहले का संवेग। इसी तरह से पी ए डैश पी बी डैश क्या है? टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग। आप देख रहे हैं पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब सर उनका संवेग दोनों वस्तुओं का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों बार बराबर था। यही संरक्षण का नियम है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है। हम अभी आगे देखेंगे कि ये किस तरह से गति के नियमों को व्याख्या करता है। अगर मैं देखूं कि F12 किसी एक वस्तु पर बल लग रहा है, F12 दो वस्तु है। अब मैं जो दूसरे ऑथर्स हैं उसकी टर्मिनोलॉजी पर जा रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कहीं पर भी। एक वस्तु, दो वस्तुएं, एक और दो, 1 and 2, ओके। अब इन दोनों में बीच में फोर्स लग रहा है, बल वस्तु दो द्वारा वस्तु एक पर लगने वाला बल F12, ठीक है। ये क्या होगा? dp1 by dt, मतलब पहली वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर। क्या है ये बल? ध्यान दीजिए, दोबारा से बोल रहा हूं, वस्तु दो द्वारा वस्तु एक पर लगने वाला बल, जो कि वस्तु एक की गति की अवस्था को में परिवर्तन करेगा। इसी तरह से F21 इज इक्वल टू dp2 by dt, मतलब वस्तु एक द्वारा वस्तु दो पर लगने वाला बल, जो कि दूसरी वस्तु के संवेग की स्थिति को बदलेगा, उसकी गति की अवस्था को बदलेगा। आप जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, अर्थात ये इक्वेशन आप इस इक्वेशन से बड़े आसानी से ला सकते हैं। अर्थात P1 प्लस P2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी, नियत क्वांटिटी। दोनों वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने न्यूटन के तीसरे गति के तीसरे नियम को उपयोग किया और संवेग संरक्षण पर पहुँच गए। इसी तरह से हम उल्टा भी पहुँच सकते हैं। तो न्यूटन के जो तीसरा गति का जो तीसरा नियम है, ये संवेग संरक्षण के नियम पर है। और देखिए अब ये इसी इक्वेशन को हम जनरलाइज करते हैं n वस्तुओं के निकाय के लिए। बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप जैसे वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। आपकी कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे एक साथ हो सकते हैं। उन सारी क्लास के जो अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उन सबको एक निकाय मानते हुए जरा कैलकुलेशन करते हैं क्या होता है। मान लीजिए n वस्तु है, उन सबके मोमेंटम, उन सबके संवेग P1 P2 P3 एंड Pn है। इन सबको टोटल कर लीजिए। अब इस पर कोई टोटल बल लग रहा है बाहर का, तो d बाई डी टी, ये P क्या है? पूरे निकाय का संवेग, पूरे निकाय का संवेग, सारे n पार्टिकल्स के सिस्टम का संवेग F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अगर ये शून्य है, अगर ये बल बाहर से लगने वाला बल शून्य है, तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू 0, शून्य 0 होगा ना। अतः P इज इक्वल टू नियत। यहां पर आपने फिर से देख लिया कि P नियत है, तो फिर से आपको मालूम पड़ गया कि कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये संवेग संरक्षण के बहुत बेसिक नियम है, ध्यान दीजिए। और यहाँ ये एग्जाम्पल जो मैं बम का एग्जाम्पल बता रहा था, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक बम था, एक जगह पर रखा हुआ है, ओके। अब ये फट करके कई सारी दिशाओं में जाता है, इसके कई सारे टुकड़े कई सारी दिशाओं में जा रहे हैं, जिनके कि
संवेग अलग अलग हैं। ओके, ये सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इनके द्रव्यमान केंद्र वहीं पर रहेगा। और क्योंकि इसमें ये जो बल है, इसमें जो बल है वो आंतरिक बल है, वो बाह्य बल नहीं है, आंतरिक बल है। तो उस पर जो उसका द्रव्यमान केंद्र है उसका त्वरण सदैव शून्य रहेगा, वो गति नहीं करेगा, वो गतिमान नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप पाएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें और भी थीं। साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, उसके बाद कुछ सिंपल निकायों में, कुछ सिंपल सिचुएशन में बलों की किस तरह से इक्वेशन होती है, वर्तुल गति, ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। हमने 4 एपिसोड्स में इस अध्याय को जितना हम कवर कर सकते थे उतना कवर करने का प्रयास किया है। आप इन 4 अध्यायों में जो विषय वस्तु डिस्कस की गई है, आप उससे ये अर्थ ना निकाल लें कि यही सिलेबस है, यही पाठ्यक्रम की वास्तविक विषय वस्तु है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आपकी पुस्तक से आ रही है। तो कृपया करके ये जो विरामावस्था में की सिचुएशन है, साम्यावस्था की सिचुएशन है, विभिन्न पार्टिकल्स हैं, तथा ये वर्तुल गति के जो पोर्शंस हैं, आप इनको, मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सब के बाद आप सेल्फ स्टडी से कर पाएंगे। धन्यवाद।